हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और अगर मैं कहूँ कि आज से 1000 साल पहले भारत में सेल फोन, आईपैड और स्टाइलस जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था, तो आप क्या विश्वास करोगे? यहाँ तक कि तब की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि पहले के लोगों को मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के मिलन से बच्चा कैसे बनता है, इस सब की डिटेल में जानकारी थी। और होगी भी क्यों नहीं, हमारे देश में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, जिस वजह से कुछ विदेशी सत्ताओं ने आक्रमण करके हमारे सारे ज्ञान को जलाकर राख कर दिया। नहीं तो आज इंडिया कुछ ऐसा होता, और ऐसा फिर ना हो, इसलिए तब के राजाओं ने अपना धन और गुप्त टेक्नोलॉजी को छुपा दिया, जिसे आज भी कई साइंटिस्ट को खोजने से डर लग रहा है। तो आइए जानते हैं उस पुराने दौर को और खोजते हैं अनदेखा भारत। 1000 साल पुराने भारतीय, ये सुन के दिमाग में यही ख्याल आता है ना, लोग खेती बाड़ी करके सिंपल लाइफस्टाइल जीते होंगे। सोचो अगर आपके घर के किचन से टोमेटो, मैदा, यहाँ तक कि तीखापन देने वाली मिर्च तक गायब हो जाए, तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ खाना 1000 साल पहले होता था, क्योंकि भारत में ये सब चीजें उगती ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कपड़ों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के वस्त्र मध्ययुगीन भारत पहना करता था। आज जिस मिनी स्कर्ट की आलोचना की जाती है, वो उस वक्त की औरतों का पहनावा हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या पालकी का इस्तेमाल, और रहने का ठिकाना मानो मिट्टी के घर। अब इससे ये मत समझना कि 1000 साल पुराने भारतीय एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, बिल्कुल नहीं। ये देखो, शायद तब के इंडियंस आज के लोगों से कई गुना विकसित थे। कुछ इतिहासकारों ने ये भी अनुमान लगाया है कि 1000 साल पहले के लोग सेल फोन से लेकर टैब और स्टाइलस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। चलो मान लिया कि ये कोई कल्पना हो सकती है या फिर इत्तेफाक, लेकिन कुछ मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पे जिन जानवरों की कार्विंग की गई है, वो देखकर आपको शक होने लगेगा कि अपने 1000 साल पुराने पूर्वज टाइम ट्रेवल तो नहीं करते थे। जी हाँ, ये दावा कई इतिहासकारों द्वारा हुआ है, क्योंकि ऐसे जानवर सिर्फ और सिर्फ बायो इंजीनियरिंग के जरिए ही लैब में पैदा किए जा सकते हैं। मतलब या तो वो लोग बायो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जानते थे, या तो फिर टाइम ट्रेवल। यकीन नहीं होता ना? देखिए, ऐसा ही एक और प्राणी इस मंदिर की दीवारों पर बनाया गया है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जानवर डायनासोर के टाइम में पाया जाता था, यानी 23 लाख साल पहले। अब हमने तो इस प्राणी को टेक्नोलॉजी की मदद से पहचान लिया, पर 1000 साल पहले के लोगों ने इस जानवर को कहाँ देखा होगा? यहीं से टाइम ट्रेवल की थ्योरी और सच्चाई सामने आने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, तब मेडिकल साइंस भी काफी आगे बढ़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ साफ नजर आता है कि कैसे एक स्पर्म यानी शुक्राणु ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे एक सेल से सेल डिवीजन होते होते फीटस यानी बच्चा बनता है। ऐसी सारी प्रोसेस मंदिरों की दीवारों पे तराशी गई है। पर हम भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे, क्योंकि 0 से लेकर बाकी नंबर्स तक और एक एटम से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक की खोज हमारे पूर्वजों ने ही की थी, और करेंगे भी क्यों नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी अपने देश में जो बनी थी, जी हाँ, नालंदा और तक्षशिला। 5th सेंचुरी में बनाई गई ये यूनिवर्सिटी बिहार के 30 एकड़ एरिया में फैली हुई थी। इसमें कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते थे, और इन्हें पढ़ाने के लिए 3000 बुद्धिमान गुरु थे। और इन सब लोगों की रहने की व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला ने भारत को चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य, चरक जैसे स्टूडेंट्स दुनिया को दिए। तो सोचो, अगर ये यूनिवर्सिटी कायम होती तो आज हम कहाँ होते? पर ये हो नहीं पाया, क्योंकि 600 AD में केदारा हंस ने तक्षशिला को चलाया, और 12th सेंचुरी में इतिहास दोहराते हुए बख्तियार खलजी ने नालंदा को। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी हैंड रिटन बुक्स थी कि उन्हें जल के राख होने में कई महीनों का समय लगा। और इससे ही पता चलता है कि अपने देश में कितना बड़ा ज्ञान का सागर था। और इसी वजह से ये भी मुमकिन लगता है कि 1000 साल पुराने भारतीय एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, और शायद उनकी इसी प्रगति ने दुश्मनों को आकर्षित कर लिया था। और होते भी क्यों नहीं, आज जो हम भारत मैप में देखते हैं, उससे कई गुना बड़ा वो पहले हुआ करता था, जिसमें चाइना छोड़ के ऑलमोस्ट सारे पड़ोसी राष्ट्र अपने भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पर इतने बड़े भारत को बांध कर रख सके ऐसा कोई एक शासक नहीं था, जिस वजह से इस देश ने कई विदेशी आक्रमणकारियों को सहा है। 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक भारत के एक बड़े से हिस्से पे गुप्त एम्पायर का राज चलता था, और इस कालावधि को इतिहास में गोल्डन एज कहा गया है। यहाँ तक कि गुप्त ने संस्कृत को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। पर जैसे ही 6th सेंचुरी के अंत तक गुप्त एम्पायर खत्म होने आया, तब भारत का डार्क एज शुरू हुआ। उसके बाद भारत पे अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग शासकों ने राज किया, जैसे कि हर्षा, कन्नौज, चोला। पर उनमें भी चोल एम्पायर सबसे शक्तिशाली एम्पायर माना जाता है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली आर्मी राजाओं के पास हुआ करती थी। पर पहली बार चोला ने नेवल आर्मी बनाई,
और उससे भारत के आसपास जितने भी द्वीप थे उन्हें जीत लिया था। उनके टाइम पीरियड में बनाया गया एक आर्टिफिशियल लेक आज भी भारत का सबसे बड़ा लेक माना जाता है और तभी उन्होंने कई सारे बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए। उसी दौरान यानी 8th से 10th सेंचुरी के बीच भारत में 3 एम्पायर्स उभर कर आए, प्रतिहारस, पालस और राष्ट्रकूटास। पर भारत के ये सारे राजघराने आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें बाहरी आक्रमणकारियों का धोखा नजर नहीं आ रहा था और तभी इस स्थिति का फायदा उठाया महमूद ऑफ गजनी ने, जहां उसने 1-2 बार नहीं 17 बार हिंदुस्तान पे हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत से 200 लाख दीनार लूटे और 5000 से ज्यादा लोगों को मारा। अगर भारतीय शासकों ने एक दूसरे को सहायता करते हुए अपना अपना राज्य चलाया होता तो सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की आज ये हालत न होती। जी हाँ, इंडिया सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि हीरे जवाहरात भी उगाया करता था, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले डायमंड्स माइन कर लिए थे और शायद ऐसे ही खजानों को छुपाने के लिए राजा लोग पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसी मंदिरों का निर्माण कराया करते थे। हाल ही में केरला सरकार ने जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पिछले दरवाजे खोलना शुरू किए तो उसमें कीमती खजाना मिला और ऐसा एक के बाद एक 7 दरवाजे उन्होंने खोले और हर एक कमरे में सोने के कॉइन्स और कई सारा धन पाया गया। पर 7वें दरवाजे के बाद वो लोग रुक गए, क्योंकि उसे नरक का दरवाजा कहा जाता है, जिस पे कुछ इस तरह से नाग बनाए गए थे और किसी को पता नहीं कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ कागजात मिल सकते हैं या पूरे इंडिया को अमीर बना सके इतना सारा धन। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उस दरवाजे को लेकर केस चालू है और आने वाले समय में ही इस राज पर से पर्दा उठ सकता है। पर इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमारा देश एक सुजलाम सुफलाम राष्ट्र हुआ करता था, क्योंकि अगर आप उस समय की जीडीपी भी देखो तो वो दुनिया के 1/3 यानी 33% थी और उसमें भी 30% हिस्सा एक्सपोर्ट का हुआ करता था। हमारे देश में बनाई गई कई सारी सामग्रियां समंदर के माध्यम से दुनिया तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा खेती बाड़ी और पशुपालन करना लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, जिस वजह से भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और अगर हम कल्चर की भी बात करें तो हर गांव में मंदिर हुआ करते थे, जिस वजह से लोग धार्मिक कार्यों में रुचि लिया करते थे। उस समय के मंदिरों को देख के असल में ये प्रश्न मन में उठता है कि आखिरकार इन लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे बड़े और सभी तरफ से गोलाकार पिलर्स मशीन्स की मदद के सिवा बनाना कोई आसान काम नहीं है। उस समय के लोग अपने काम में इतने माहिर थे कि बाकी लोग उन्हें काम से जानने लगे थे और यहाँ से शुरू हुआ कास्ट सिस्टम। धीरे धीरे लोग काम के अलावा मनोरंजन से जुड़ने लगे, जैसे पेंटिंग्स, गाने, कविता और खेल। जिस लूडो के सहारे हमने अपना लॉकडाउन गुजारा था, उस खेल का भी जन्म 6th सेंचुरी में हुआ था। तो भाई लोग, आज आपके भाई ने आपको बिना किसी टाइम मशीन के 1000 साल पुराने भारत की सैर कराई है। ऐसे ही अगर आपको हमारी इंडियन हिस्ट्री के और पन्ने खोल कर देखने हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।